अच्छा, तो ये दो फाइलें बन गई हैं, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। ये फाइल बन गई। अच्छा, इसको कैसे चलाएंगे हम? इसको कैसे चलाएंगे? हाँ, स्क्रिप्ट का टैग। अच्छा, टाइप मॉड्यूल पढ़ा था आपने? टाइप मॉड्यूल पढ़ा है, सर ने पढ़ाया? चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है ये आप समझ लें कि नई वाली जावास्क्रिप्ट है, इसमें कुछ हमें एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। और भी इसमें क्या चीज़ें होती हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटैक्स हमारे पास अवेलेबल होता है। अच्छा, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा? पढ़ा है? चलो देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। स्क्रिप्ट का टैग यहाँ मैंने लगाया console.log और यहाँ मैंने लिख दिया टेस्ट। अच्छा, इसको गो लाइव किया था नहीं कि कर लेते हैं। इसको मैं इस साइड पे लगा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, टेस्ट तो यहाँ पे आ गया। अब मैं एक और अगर स्क्रिप्ट का टैग लगाऊं, ठीक है, नीचे एक और स्क्रिप्ट का टैग लग गया। अब इसमें यहाँ तक तो सब सही है, दो टेस्ट आ गए मेरे पास, एक से ज़्यादा मैंने स्क्रिप्ट कनेक्ट कर ली। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट समथिंग इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, और इस मैंने अगर नाम को यहाँ पे प्रिंट करवाया, दोनों जगह प्रिंट करवाया, तो क्या होगा? दोनों में मिलेगा नहीं मिलेगा? दोनों में मिल जाएगा, दोनों में मिलेगा। ठीक है, दोनों में मिलेगा। आप सर 7 की क्लास में भी थे ना? हाँ, ये पहला कोर्स है तुम्हारा? अच्छा, चलो, ये दोनों में मिलेगा, सही है। लेकिन अगर मैं इसमें टाइप मॉड्यूल लगा दूं इसमें, तो अब आप समझ लें कि ये पैक हो गया इसमें। ठीक है, जिसको कहते हैं ना इनकैप्सुलेट हो गया, ये पैक हो गया यहाँ पे। अब ये इसके अंदर अगर मैं इसको बंद करूं, तो ये इसके अंदर तो मिल रहा है क्योंकि इसका सेम स्कोप है, लेकिन ये दूसरी वाली स्क्रिप्ट के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, बल्कि कहीं भी नहीं मिलेगा, उसी फाइल तक होगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, निहाल कुरैशी का यूज़र नेम याद है तुम्हें? चलो, बल्कि वो इधर आ रहा है ना, इधर आ रहा है, ये आ रहा है। एक तो ये आ गया, इसका हम देखते हैं ट्रेलो क्लोन। ये आ गया इनका ट्रेलो क्लोन। अच्छा, उसके बाद मैं अपना भी खोल लेता हूँ, मैंने भी बनाया था। ठीक है, इसमें भी हम कुछ फेक डेटा ऐड कर देते हैं। अच्छा, और इसमें भी हम कुछ ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब ये तो सिंपल एप्लीकेशंस है ना दो, ये वाली जो है बगैर टाइप मॉड्यूल के बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसमें जाके यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ, इसके कंसोल में अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ सेव्ड टास्क, ये एक वेरिएबल है, मुझे तो याद है, नहीं तो आप कोड से भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऐप में आएंगे ना, तो ये सेव्ड टास्क जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, अब ये इनकी जो ये थी ना, इसमें मैंने सेव टास्क लिखा, मुझे सारा ये वैल्यूज मिल गई यहाँ पे। ठीक है, कंसोल में अवेलेबल हो गई। लेकिन ये जो है ये टाइप मॉड्यूल के साथ बना हुआ है, तो इसमें अगर मैं लिखूंगा सेव टास्क कंसोल, अच्छा वैसे इसमें भी मैं दिखा दूं कंट्रोल, तो स्क्रिप्ट, एक तो देखें स्क्रिप्ट ये टाइप मॉड्यूल है, और स्क्रिप्ट के अंदर ये सेव टास्क का वेरिएबल है, सही है। तो अब यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं सेव टास्क लिखूंगा तो ये बोलेगा कि ये डिफाइंड नहीं है, ये बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फ़र्क है इन दोनों में। उसके अलावा क्या फ़र्क है? उसके अलावा क्या फ़र्क है, किसी को पता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे वेरिएबल को कहीं और चाहिए तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट में अगर करूँगा तो फिर ये मुझे बाकी जगहों पे मिलेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट समथिंग, यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रॉम, अब इसका सिंटैक्स मुझे सही नहीं पता है, एक से ज़्यादा फाइल्स हो ना तो फिर ये सही काम करता है।
खैर उसके अलावा एक और चीज़, इसमें और भी बड़े फ़ायदे हैं कि अगर जैसे मैंने ऐसे वेरिएबल बनाया, ठीक है, बगैर टाइप मॉड्यूल के, तो ये बोलता है भाई कोई मसला नहीं है, बन गया ये वेरिएबल, और ये क्या बन जाता है, ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है ना, पाइथन तो चल नहीं रही यहाँ पे। अगर मैं लगा दूँ टाइप मॉड्यूल तो फिर मैं ये हरकतें नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, इसको देख के कोई क्या बोलेगा, ये वेरिएबल रीअसाइन हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना, लेकिन ऐसा कोई वेरिएबल बना हुआ ही नहीं है, तो ये कब होगा, गलती से होगा। तो ये ऐसी गलतियाँ मुझे नहीं करने देता। इसके अलावा भी टाइप मॉड्यूल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये लेटेस्ट, अच्छा इसमें एरर, अच्छा इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये कि ये लाइव सर्वर के बगैर नहीं चलता। मतलब अगर मैं इस फाइल को कॉपी पाथ करूं, ठीक है, अगर मैं इसका कॉपी पाथ करूं, कॉपी पाथ करूं मैं, और यहां पे अगर मैं चलाऊं तो ये नहीं चलेगा अभी, ठीक है, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो अगर आप बगैर नेट के इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करें, टाइप मॉड्यूल थोड़ी देर के लिए हटा लें, ठीक है। आगे चले। अच्छा अब हम क्या कर रहे थे, ये स्क्रिप्ट के अंदर मैंने टैग लिखा है, अंदर कोड लिखा है, मैं कोड अंदर लिखूँ या SRC में दे दूँ, टाइप मॉड्यूल वाला बिहेवियर सेम रहेगा। तो अब मैं इसमें आ जाता हूँ अपनी फाइल में और आगे चलते हैं। अच्छा आगे, अब भाई फैच, अच्छा यार फैच के लिए ना हमें एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, वो है फैच की लाइब्रेरी, AXIOS, एक्सियोस की लाइब्रेरी। अच्छा एक मिनट, आपके सर ने क्या बोला है, ठीक है। अच्छा फैच की लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे भाई, तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। अब इसमें हम देखते हैं कि CDN हमें कहाँ से मिलेगा। ये मिल गया CDN, ठीक है, इसको आपने कर लिया कॉपी और इसको आपने कहाँ लगा दिया, अपनी HTML की फाइल में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये लगा दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब मुझे क्या होगा, यहाँ पे एक एक्सियोस नाम की चीज़ मिलेगी, एक्सियोस, ठीक है। अब तो ये एरर दे रहा है, किसी वजह से एरर दे रहा है, इसको देखते हैं हम। और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, किसी भी API का लिंक पास करते हैं, ठीक है। तो API, यार ये इधर क्लिक करने से क्रोम क्यों नहीं खुल रहा, अच्छा एक ये हो गया और दूसरा हो गया ये, ठीक है। ये क्या है हमारा, एप्लीकेशन, या इसको एक और क्या नाम देते हैं, क्लाइंट, ठीक है, या ब्राउज़र भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये इसके दो बेहतर नाम हैं, क्या क्या, एप्लीकेशन या क्लाइंट, ठीक है। अब इसको कोई अगर चीज़ चाहिए, कोई डेटा चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा। इस केस में हमारा सर्वर कौन है, ये है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये हमारा सर्वर है। और एक और चीज़ हमारे पास क्या होती है, एक और चीज़ क्या होती है, डेटाबेस होती है। इनका थोड़ा साइज बड़ा कर दे, नज़र नहीं आ रहा। तो ये डेटाबेस हो गया और ये क्या हो गया, सर्वर हो गया। अच्छा कभी भी रिक्वेस्ट जो होती है वो डायरेक्ट, हमारी रिक्वेस्ट डेटाबेस तक नहीं जा सकती, ठीक है। अगर मेरी रिक्वेस्ट डायरेक्ट डेटाबेस तक जाए तो कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हमारा सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस तक। तो इसमें फ़र्क क्या आ गया कि हम सर्वर पे चेक कर सकते हैं लॉजिक कि भाई क्या जो बंदा रिक्वेस्ट डेटाबेस के से कोई रिसोर्सेज मांग रहा है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ठीक है, क्या वो लॉगिन है या नहीं है, और वो कौन सा डेटा ले रहा है। मतलब अगर अपना डेटा ले रहा है फिर तो ठीक है, अगर वो किसी और का डेटा एक्सेस कर रहा है तो उसे रोकना। वो सारी चीज़ें हम कहाँ मैनेज करते हैं, सर्वर पे। अच्छा अभी हम सर्वर बनाना नहीं सीख रहे, जो कि हम सीखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, किसी और के सर्वर पे कोई चीज़ बनी हुई, कोई डेटा बना हुआ पड़ा हुआ, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्लाइंट से देखना है कि हम कोई डेटा फैच कैसे कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट जो है ये क्या है, ये है, ये एक रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट। तो
तो ये है हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट जो है ना ये जा रही है यहाँ से, ये जो एरो जा रहा है ना, रिक्वेस्ट गई है। वापस क्या मिलता है? वापस मिलता है रिस्पॉन्स, कि भाई जवाब में हमें क्या मिला। तो वापस क्या मिलेगा भाई? RESPONCE, रिस्पॉन्स। स्पेलिंग सही है? SE, बस सही हो गया। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं कौन सी API हम कॉल करेंगे। तो एक हमारे पास API होती है, ये भी कोई आ रही है, हम सर्च करते हैं। गिटअप की एक API है, फ्री API, pi.github.com/user/ ये यूज़ कर करके ये याद हो गया मुझे लिंक है इसका। तो इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ। अच्छा, अभी देखें मैंने इस API के लिंक को यहाँ पे यूज़ किया, तो इसने मुझे क्या किया? डेटा ला के दे दिया सारा। किस फॉर्मेट में ला के दिया? जेसन। जेसन पढ़ा? जेसन और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है? जेसन हर लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। पाइथन में भी यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। और इसमें फंक्शंस वगैरह नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट्स में हम फंक्शंस भी रख सकते हैं। बस ये थोड़ा और दो चार फ़र्क हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। इसमें हाँ लास्ट में कॉमा देंगे तो एरर आता है इसमें, और थोड़ा सा और भी फ़र्क होता है। तो खैर मैं अभी क्या करता हूँ, API का जो लिंक है उसको मैंने कॉपी किया और अपने कोड में आता हूँ। कोड में मैंने यहाँ पे API का लिंक कैसे पेस्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई? डेटा फैच होगा, लेकिन डेटा हमें शो नहीं हुआ अभी। शो कैसे होगा? इसको हम कर देंगे एक वेरिएबल में सेव कर देंगे, ठीक है। और उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे, लॉक करवाएंगे तो शो होगा ना लॉक उधर, ठीक है। तो अभी क्या आएगा? हाँ भाई, रिस्पॉन्स आ जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं आ जाएगा? सर मतलब आपको पूरा हैंड रेस कर लेना, आप कह रहे हैं ना, घबरा क्यों रहे हैं? एक बंदा कह रहा है रिस्पॉन्स आ जाएगा, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं आएगा? देखो जेसन फॉर्मेट में क्यों नहीं आएगा? आ जाएगा सर। अच्छा, गेट लगाएंगे? नहीं, गेट लगाना ज़रूरी नहीं है। रिस्पॉन्स आ जाएगा। गेट भी लगाऊंगा तब भी नहीं आएगा, अनडिफाइंड भी नहीं आएगा, प्रॉमिस पेंडिंग आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये ज़रा गौर से समझ लो, गेट की बात नहीं है, गेट पे भी प्रॉमिस पेंडिंग आया, बगैर गेट के भी प्रॉमिस पेंडिंग आया। इसकी मैं वजह बताता हूँ, पूछ लेना मेरे से। अच्छा, एक्सियोस को मैंने कॉल किया। एक्सियोस जो है ना ये एक रिटर्न करता है प्रॉमिस। प्रॉमिस पढ़े थे आप लोगों ने? प्रॉमिस की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? सक्सेस, मतलब कि जवाब सही आ गया है। दूसरी एरर, हाँ। और तीसरी पेंडिंग होती है तीसरी, कि अभी एरर रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसके आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी और सर्वर से आ रहा है, ठीक है। तो इस वक्त हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन चलती जाती है, सिंक्रोनसली एक एक लाइन चलती जाती है, ठीक है। तो जैसे ये लाइन चली तो प्रॉमिस इस वक्त क्या था? पेंडिंग था, रिजॉल्व नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, इसमें प्रॉमिस आ गया, पेंडिंग प्रॉमिस, और वो पेंडिंग प्रॉमिस प्रिंट हो गया। हाँ, तो इसको हैंडल करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है डॉट देन वाला, वो भी यूज़ होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अवेट कर सकते हैं। अवेट लगाएंगे तो ये डेटा आ गया, सही है। अच्छा, अब एक और इसमें बात समझने वाली है। पहले जो है ना, पहले जो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी उसमें अवेट डायरेक्ट नहीं लगता था, आपको किसी फंक्शन के अंदर अवेट करना पड़ता था। अब जो है टॉप लेवल अवेट सपोर्टेड है, तो डायरेक्ट अवेट भी लग जाता है। अच्छा, उसके अंदर अभी देखो ये हमारे पास चीज़ आई है, किसकी तरफ से? एक्सियोस की तरफ से। अच्छा, एक्सियोस की तरफ से एक तो ये स्टेटस आता है हमारे पास। स्टेटस ये बताता है कि हमारी सक्सेस और रिक्वेस्ट जो थी उसका क्या स्टेटस है, वो सही है नहीं है, ठीक है। अब स्टेटस कोड पे थोड़ी सी, हाँ, हेडर्स देखते हैं। रेस्ट API स्टेटस कोड्स। स्टेटस कोड क्या होते हैं भाई मिस्टर असिस्टेंट? स्टेटस कोड क्या होते हैं? रिक्वेस्ट के स्टेटस कोड जो होते हैं
200 में जैसे कि डेटा हमारे पास आ रहा है, अगर डेटा गलत आ रहा है तो आपके पास स्टेटस 400 आ जाएगा, यानी आपका डेटा बिल्कुल सही है ना तो आपका स्टेटस आप चेक करोगे 200 होगा। इसके अलावा इससे ऊपर आ रहा है तो आपका डेटा इनकरेक्ट आ रहा है API से। अच्छा, ये कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने शाहब भाई ने। अच्छा 100, हाँ स्टैंडर्ड होता है। 100 डेज का मतलब है कि भाई कोई चीज़ कंटिन्यू है, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स काफ़ी सारे इनमें से मुझे भी नहीं पता। 200 का मतलब है कि सब ओके, ठीक है। 201 का मतलब है कोई चीज़ क्रिएट हुई है, जैसे आपने नया प्रोडक्ट क्रिएट किया, नया अकाउंट क्रिएट किया, तो उसके जवाब में हमें क्या मिलना चाहिए API से? 201 मतलब कोई चीज़ क्रिएट हुई है, कोई चीज़ एक्सेप्ट हुई है। ये सारे मुख्तलिफ स्टेटस कोड्स हैं। आप अपने स्टैंडर्ड पे भी कोई चीज़ रख सकते हैं, लेकिन ये मेनली स्टैंडर्ड है। कोई चीज़ अगर कहीं मूव हो गई है, उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, तो ये 300 वाले हैं। 400 वाले क्या होते हैं भाई? एरर वाले होते हैं, क्लाइंट एरर। क्लाइंट एरर का क्या मतलब है? फ्रंट एंड से एरर है, हमारी तरफ से एरर है। बैड रिक्वेस्ट मतलब कि कोई रिक्वेस्ट में कुछ मसला था। यहाँ सारी डिटेल भी इनकी लिखी हुई है। एक सबसे फेमस कौन सा है? 404, सुना ही है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं बगैर लॉगिन किए कोई चीज़ यूज़ करूँगा तो कौन सा आएगा? 401 आएगा, ठीक है। बाकी ये भी ये सारे, इसको ज़रा एक नज़र देख लेना। इसका लिंक दूँ या इसका लिंक दूँ? वो वाला सही है, वो बेहतर है। इसका लिंक मैं आपको कोड में दे देता हूँ, कोड भी मिल जाएगा। अच्छा, और दूसरे कौन से? 500, ये भी एरर है, लेकिन ये एरर किसकी तरफ से? सर्वर की तरफ से कोई एरर हो गया है, ठीक है। तो ये सारे सर्वर के हैं, बाकी भी इनको आप सीखते रहेंगे। तो इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी फ़िलहाल नहीं देखते। ये भी कोई डेटा आ रहा है कहीं से जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। बंद करो इसको। अच्छा, तो अवेट लगाया तो डेटा क्यों आ गया हमारे पास? हम यहाँ पे वेट करते रहे। हाँ, अगर इस API के जवाब आने में 10 सेकंड लगते तो ये कंसोल प्रिंट नहीं होता। वो तो आपने शायद देखा ना, इसके आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, अभी आपको इतना टाइम महसूस नहीं हो रहा होगा। मैं नेटवर्क पे जाता हूँ, थ्रॉटलिंग को 3G कर दिया, ठीक है। तो अब आपको टाइम महसूस होगा, ये सही है। अब आया डेटा, टाइम लग रहा है, तो आप ये लोडिंग की स्टेट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। नो थ्रॉटल। अच्छा, अब देखते हैं भाई डेटा में और क्या है हमारे पास। हेडर्स, यार हेडर्स ये होते हैं कि रिक्वेस्ट की जो तफसीलात होती है ना, किसके पास रिक्वेस्ट जा रही है, किधर से जा रही है, ठीक है। अब रास्ते में, जैसे रास्ते में क्या होता है, अब रास्ता कौन सा है? ये जो नेटवर्क है, नेटवर्किंग भी आप थोड़ी बहुत शायद यूनिवर्सिटी में सीखे हैं, खुद से यूट्यूब पे अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट हैं। हाँ, हेडर्स खुद सेट कर सकते हैं हम, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट रास्ते में जब जाती है तो उसकी बॉडी इनक्रिप्टेड होती है, छुपी भी होती है। बॉडी का डेटा कोई और नहीं देख सकता, लेकिन हेडर्स देख सकता है। हेडर से ही राउटर को पता चलेगा कि भाई अच्छा कहाँ जाना है, ठीक है। फिर वो और भी उसकी काफ़ी तफसीलात होती हैं कि कैसे वो घूमते घूमते अलग अलग जगहों से घूमते घूमते वहाँ तक जाती है जहाँ इसने जाना है। तो हेडर्स में वो सारी तफसीलात होती हैं। बाकी फ़िलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में यूट्यूब से देख लेना। अच्छा, डेटा में हमें वो सारी चीज़ मिली है जो वहाँ पे ब्राउज़र पे हमें शो हुई थी। ये डेटा वो है जो बॉडी में सर्वर ने हमें दिया है, रिस्पॉन्स दिया है, और ये रिस्पॉन्स सारा रियल टाइम है। मतलब यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम लिखा है, तो ये जो मेरे प्रोफाइल की डिटेल्स हैं वो सारी आई हैं यहाँ पे। आप में से कोई बताया अपना? शाहब भाई, यूज़र नेम अपना? हाँ, SHAHAB डैश UDDIN GHORI। तो डेटा आ गया, सही है। यही है तुम्हारा डेटा, देख लो। अच्छा, ये कराची का है, सही हो गया। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूं, ये लिख दिया मैंने, तो फिर क्या आएगा? 404 आएगा, ठीक है। ये क्या आ गया भाई? एरर आ गया 404 का। अच्छा, एरर आया है, ये एक नोटिस करने वाली बात है। अब आप लोग को काफ़ी ये होगा कि यार फैच क्यों नहीं पढ़ रहे हम। एक और चीज़ है फैच, वो भी सेम काम करती है, तकरीबन सेम काम करती है।
लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उस पर जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन है वो, मतलब उसके लिए मुझे किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। उसमें से एक फीचर ये भी है कि फैच एरर नहीं देगा इस केस में, अगर 404 है तो फैच एरर नहीं देगा, एक्सियोस एरर देगा, तो ये एक्सियोस का फ़ायदा है। अच्छा, एक्सियोस का एक और फ़ायदा ये है, एक चीज़ होती है टाइम आउट। टाइम आउट ये होता है कि अगर मैंने किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट की और रिस्पॉन्स आने में लग रहे हैं 10 सेकंड, तो सही है। अगर 11 सेकंड लगेंगे ना तो एक टाइम सेट हुआ हुआ है, उसके बाद फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं लेगा वो। मतलब ऐसा है ना कि जैसे मैंने किसी को फ़ोन मिलाया, अब वो अगला उठा नहीं रहा, तो थोड़ी देर में कॉल कड़ी आती है, बोलता है ना वो कि आपका मिलाया हुआ नंबर नहीं मिल रहा, होता है ऐसा। अगर ऐसा ना हो और कॉल जाती रहे तो मसला है ना। तो एक टाइम पे हमें ये बोलना होता है कि भाई बस रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हाँ नेटवर्क फेलियर हो गया, या बस उसको यूज़र को बोल दें कि भाई नहीं मिल सका हमें रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं, अभी जो चीज़ बताई मैंने, टाइम आउट सेट टाइम आउट नहीं, सिर्फ टाइम आउट। सेट कौन करता है? एक्सियोस कर रहा है हमारे केस में, खुद बाय डिफॉल्ट कर रहा है। हाँ। एक्सियोस की जो लाइब्रेरी है ना, ये हमें फीचर दे रही है कि भाई अगर तो 10 सेकंड में रिस्पॉन्स आ गया, 10 सेकंड मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, आई थिंक ये 30 सेकंड होता है शायद, उतने में अगर रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जो भी वो चीज़ें हैंडल करनी है वो एरर दे देगा ये, ठीक है। फैच में एरर नहीं आएगा इस केस में। तो ये चीज़ें टाइम आउट हमें अच्छे से हैंडल करना होता है। अगर आप कोई बहुत सीनियर लेवल पे जाएं तो टाइम आउट को सर्वर पे भी इसको मैनेज करते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड पे भी मैनेज करते हैं। और टाइम आउट ये नहीं है कि सिर्फ रिक्वेस्ट आपने कैंसिल कर दी, एक रिक्वेस्ट गई है, अब आपने अपनी तरफ से तो बंद कर दिया सिस्टम के भाई रिक्वेस्ट मुझे जवाब नहीं चाहिए, लेकिन वो रिक्वेस्ट गई हुई है, सर्वर पे प्रोसेसिंग हो रही है, वो आपने बचानी है, तो रिक्वेस्ट को भी आपने बोलना है कि भाई आप बस कर दो अभी। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडवांस लेवल पे। फिलहाल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, डेटा आ गया हमारा, अब और इसमें क्या होगा भाई, इसको यूज़ करते हुए इसमें कोई और सवाल किसी का? एरर हैंडलिंग कोई ऐप बनाएंगे तो देखेंगे ना, इसमें कैसे देखें, कर सकते हैं। और कोई सवाल है किसी का? क्या चीज़ अवेट हटा दें तो डॉट देन डॉट कैश लगा सकते हैं, लेकिन डॉट देन का भी यही मतलब है कि जब रिस्पांस आ जाए तो उसके बाद देन का फंक्शन चला। और कुछ? अच्छा, अभी हम करते हैं एरर हैंडलिंग करते हैं। एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं? ट्राई कैच का ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है, और डेटा फैचिंग को मैं किसके अंदर ले गया, इसके अंदर ले गया, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा फैचिंग को ले गया और मैं क्या करूँगा, इसको लॉक करवा लूँगा एरर को। तो अब ये एरर जो है प्रिंट हो जाना चाहिए। ये वाली, ये तो ये वाली है ना, कोई मसला नहीं इसका। अच्छा, यहाँ पे ये एरर आ गया और ये देखें रेड में नहीं आया, ये कैच हो गया। अच्छा, एक और बात, एरर कैच हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलता है? अगर मैं इसको बंद कर दूं, सब चीज़ों को, सब चीज़ बंद है, अभी ट्राई कैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ दिस इज लास्ट लाइन, ठीक है। तो अभी एरर आया है और मेरा कोड ब्रेक कर गया है, हाँ, तो इसका मतलब लास्ट लाइन नहीं चली, लास्ट लाइन नहीं चली, इसका मतलब है कि क्या हो गया भाई, कोड में एरर आया था और कोड, हाँ, कोड, इसको कहते हैं कोड ब्रेक हो गया, या पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर एसोसिएशन में आप ये भी नाम सुनेंगे, कोड फट गया। तो ये है भाई, यहाँ इस लाइन पे कोड फट गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ट्राई कैच लगा दूँ तो फिर लास्ट लाइन आएगी नहीं आएगी? क्यों आएगी? हाँ, उसको हैंडल करके जाएगा, ठीक है, तो लास्ट लाइन आएगी। तो ट्राई कैच यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कर दिया, लेकिन देर से किया आपने। अच्छा, तो और क्या है भाई इसमें, और क्या चीज़ है इसमें, कोई और चीज़ है पढ़ने वाली? शाब भाई, एक्सियोस में और क्या है पढ़ने वाला?
हाँ 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 हाँ, आप भी बताओ कुछ अगर है तो। अच्छा करके दिखा दें, हाँ, कुछ किसी एपीआई पे पोस्ट करके दिखा दें, टेस्ट की एपीआई का। देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। अच्छी बात बताई आपने। टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट इन एपीआई या रिक्वेस्ट मेथड्स। मेथड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये देख लेते हैं। अच्छा हाँ हाँ, 4-5 जो है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। इनकी कोई अच्छी सी अगर मुझे वो मिल जाए, रैपिड एपीआई। अच्छा, टाइप्स ऑफ मेथड्स, यहीं पे सही है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ मेथड और रिक्वेस्ट की टाइप्स हैं, ठीक है, किन टाइप्स की रिक्वेस्ट हो सकती है। तो सबसे पॉपुलर कौन सी है, गेट की। अच्छा, ब्राउज़र में जो हम करते हैं वो गेट की ही होती है। ब्राउज़र में जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो कौन सी होती है, गेट की, भी कुछ डेटा गेट करती है। उसके अलावा ये हेड की पता नहीं कौन सी है। उसके अलावा एक होती है पोस्ट की। पोस्ट की यूज़ होती है कोई अगर डेटा हमने पोस्ट करना है, कोई डेटा ऐड करना है, कोई डेटा डेटाबेस में सेव करना है, ठीक है, कोई न्यू डेटा बनाना है अगर, तो उसके लिए होती है। वो भी हम देख लेते हैं अभी कैसे होती है। उसके अलावा पुट की है और पैच की है। पुट और पैच दोनों एडिट के लिए यूज़ होती हैं। पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बेहतर नहीं है पोस्ट यूज़ करना। एडिट के लिए अगर आपने एपीआई बनानी है तो आप या तो पुट की बनाएंगे या पैच की बनाएंगे। अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो अगर आप बैकएंड बना रहे हैं तो आप गेट में भी ये काम कर सकते हैं, आपके हैंड में ना। स्टैंडर्ड ये है कि पुट जो है कौन सी भाई, हाँ पुट ना, पुट यूज़ होगी नई क्रिएट करने के लिए, और पैच यूज़ होगी। अच्छा, पैच और पुट। अच्छा, पुट ये होता है कि भाई कोई डेटा है उसको पूरा रिप्लेस करना है। जैसे मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, उसमें नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, 4-5 चीज़ें। पुट क्या करेगा, उसे पूरा अगर रिप्लेस करना है, चेंज करना है। पैच ये करता है कि जैसे 4 चीज़ें मेरा, जैसे ईमेल, पासवर्ड, वो सब सेम रहे, एक चीज़ को मैंने अगर अपडेट करना है तो उसके लिए पैच यूज़ होता है। और एक और होता है डिलीट। डिलीट की रिक्वेस्ट एक और होती है, डिलीट की रिक्वेस्ट है, ठीक है। डिलीट किस लिए यूज़ होगा भाई, ये क्या है, ये जो चीज़ मैंने बताई ना, मेथड्स है, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ रहा है इनकी टाइप है। तो हमने 4 टाइप्स इंपॉर्टेंट पढ़ ली, कौन कौन सी। गेट, गेट किस लिए यूज़ होगा, डेटा गेट करने के लिए। उसके अलावा पोस्ट किस लिए यूज़ होगा, अपडेट के लिए यूज़ होगा। अच्छा, तुम किसी को खड़ा करो इस कहीं से भी जल्दी से। आप बता दो आपका, हाँ लास्ट राउंड इसमें वाले भाई, ग्लासेस वाले भाई। हाँ, आप खड़े हो। अच्छा बताओ, ये पुट और पैच में क्या फ़र्क है। पुट डेटा, पुट में डेटा पुट करते हैं। क्या पुट क्या होता है भाई, मतलब चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा ही है, सही बता रहे हैं ये। सर अपडेट करेंगे ना सारा डेटा जो आप बता रहे थे। किसी डेटा की जगह कभी डेटा चेंज कर देना, और पैच किसी पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना। अच्छा, सिंगल आइडेंटिटी को चेंज कर देना। सही है। पुट में होगा कि हमने डेटा रिप्लेस करना है, पैच में ही होगा कि एक अगर डेटा हमने फिक्स करना है, अपडेट करना है, उसके लिए होगा। सही है। तो फिर ये पोस्ट किस लिए है, ऐड करने के लिए, खड़ा उसको किया है, बता तुम लोग रहे हो किस लिए होता है, पोस्ट किस लिए होता है। पोस्ट नाम सुना, क्या होता है। सर गेट तो होता है, मतलब हम जो है गेट कर लिया, हाँ, डेटा मंगवा लिया। और पोस्ट मतलब के चेंज भी कर सकते हैं पोस्ट। क्या चीज़, पोस्ट किस लिए, सही बताया उन्होंने, दोबारा सोच लो ज़रा। पोस्ट करने के लिए सर्वर से। कौन सी है पोस्ट,
नहीं 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 भाई, पोस्ट होता है कोई नई चीज़ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। बैठ जाओ, अभी देखते हैं, तवज्जो से सुनो सारे। ये एक फेक हमारे पास डमी जेसन की एपीआई है, ठीक है। ये ओपन सोर्स टूल है, मैंने लिंक्डइन पे देखा था। फिर जब मैंने टूल के डेवलपर को देखा, ठीक है, अवेज भाई हैं, तो इनको भी शाउट आउट। तो इन्होंने ये बनाया खुद से, और ये भी सिलानी के स्टूडेंट है, मुझे पता चला, बैच 5 वेब डेवलपमेंट में। तो इनका एक ओपन सोर्स टूल है, कौन सा वाला, ये वाला। आप लोग इसको स्टार करें तो अच्छी बात होगी, लेकिन हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, कौन कौन सी एपीआईज़ हैं हमारे पास। ये सारी एपीआईज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स की, कार्ट की, यूज़र की, कॉमेंट वॉमेंट की। तो हम प्रोडक्ट्स की एपीआई देखते हैं, तो कहाँ से, हाँ ये गेट वाली होगी नहीं, ये गेट वाली ही है। इसको हम इधर इधर यूज़ करेंगे ना, हाँ पोस्ट वाली भी देखते हैं, अगर इधर हुई तो यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम अपनी बनाएंगे तो कर लेंगे, इतना कोई फ़र्क नहीं है उन दोनों में। अब चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। ओके, और ये डेटा आ गया। डेटा में क्या है, लिमिट आई एक, स्किप आया, टोटल आया, और ये प्रोडक्ट्स आ गए। प्रोडक्ट्स के अंदर क्या एरे है, और ये पूरा एरे डेटा आ गया इसमें, सही है। ये डेटा, बहुत सारा डेटा आ गया। अच्छा, इसमें कहीं, हाँ 30 तक है, और अगर मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं हम, उसमें अलग से पैरामीटर्स पास करके ना। गेट प्रोडक्ट्स सर्च है। अच्छा, सर्च कैसे हुआ हुआ है ये भी आप देख लें ज़रा, सर्च कैसे करते हैं। हाँ, ये एक चीज़ होती है। अब इसके लिए यार पोस्टमैन होता ना, अगर अच्छा, पोस्टमैन एक टूल है जो कि यूज़ होता है कोई चीज़ फैच वगैरह, रिक्वेस्ट चेक करने के लिए, एपीआई टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ टेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा ना, पहले पूरी अपनी एक वेब एप्लीकेशन बनाऊँ, वो चीज़ें करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिंक दे सकता हूँ एपीआई का, अभी दे के देख लेते हैं। तो लिंक कहाँ गया भाई, लिंक यार टाइप कर लेते हैं, https://api./users, ठीक है। और ये सेंड करूँगा मैं, तो इसका रिस्पांस जो था हमारा एपीआई का रिस्पांस, वो यहाँ पे आ गया। अब ये टाइम भी बताता है, ये भी बताता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो पोस्टमैन है ना, ये इसके अलग से इसका कोर्स भी है, मैंने भी किया हुआ है, और ये कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी होती हैं, खैर वो आप बाद में जब करेंगे तो सीख लेंगे। अच्छा, ये कौन सी रिक्वेस्ट मैंने की है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है। अगर मैं इधर ही पोस्ट की रिक्वेस्ट करूँ तो ये मना कर देगा, ये बोलेगा भाई यहाँ पे कोई पोस्ट का काम ही नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ से कोई चीज़ पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम कौन सी यूज़, अच्छा उसमें हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं ना, इसको ज़रा कॉपी करके यहाँ ले जाते हैं। गेट की, तो ये गेट में, इसमें क्या होगा, तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ये तमाम प्रोडक्ट्स आ गए। लेकिन अगर मैं इसमें कोई चीज़ सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे /सर्च, उसके बाद क्यू करके ना, इसको ज़रा मैं जूम करूँ, क्यू करके मैं कोई वेरिएबल्स पास कर सकता हूँ बैकएंड तक। अब इसमें क्यू में क्या है, क्यू के बाद इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि क्यूरी पैरामीटर्स स्टार्ट हो गए। क्यू क्या है, मेरे पैरामीटर का नाम है, और फ़ोन क्या है, वैल्यू है। जैसे ये देखें यहाँ पे भी एक टेबल बना हुआ है। अब मैं अगर एक से ज़्यादा पास करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ये टाइप करता हूँ तो थोड़ा हिलता है, लेकिन एक मिनट, की क्या पास करें भाई, टेस्टिंग, और वैल्यू मैंने पास कर दी है। अच्छा, मैंने क्या एग्जाम्पल के तौर पे वेरिएबल का नाम जो मैंने पास करना है उसका नाम रख दिया टेस्टिंग, और वैल्यू क्या रख दी, तो ये इसके आगे ऐसे जुड़ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दो क्यूरी पैरामीटर्स पास होंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है क्यूरी पैराम्स या पैरामीटर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं। आवाज़ नहीं आई, एक दफ़ा और ज़रा ज़ोर से बोलें। हाँ, ज़रा ज़ोर से बोलें, ज़रा सोए नहीं, बस जागते रहें, अभी बहुत पढ़ना है।
अच्छा, अब ये कहीं देखें आपने पहले क्वेरी पैरामीटर्स? नहीं देखे? गूगल पे लिखो ना, पाकिस्तान लिखो, कुछ भी सर्च करो गूगल पे, तो देखो google.com सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू और ये क्वेरी पैरामीटर जा रहा है। देख लिया? तो देखा तो था ना पहले, या पहली दफ़ा देख रहे हो? हाँ सर ये यूआरएल को इतना डेप्थ नहीं देखा था हमने। कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये नहीं डेप्थ में देखना है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड की जो कम्युनिकेशन होती है ना, आप किसी भी किस्म के डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, फ्रंट एंड हो, चैटबॉट हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, अब देखो जैसे मैंने ये कोई चीज़ सर्च करनी है यूट्यूब पे, तो मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने पाकिस्तान ही लिख दिया, सर्च किया, तो ये पाकिस्तान की सर्च हुई भी वैल्यू डायरेक्ट आ गई, मतलब होम पेज नहीं आया, डायरेक्ट ये वैल्यू सर्च हो गई। ये कैसे हो गई? अब ये तो मुझे याद है, लेकिन ये स्टैंडर्ड सेट हुआ है youtube.com/result। उसके बाद इन्होंने पैरामीटर का नाम क्यों नहीं रखा, इन्होंने क्या रखा? सर्च क्वेरी, लंबा सा नाम रख दिया। इनकी मर्जी भाई, कुछ भी रखें ये। और वैल्यू क्या दी? पाकिस्तान। तो देखो यहाँ पे खुद से आ गई थी ये। कोई अच्छा सा नाम लो यार। आप चेक करते हैं। अच्छा, तो वैसे ये जो अभी स्टूडेंट आई थी सामने, ये भी सैलानी की स्टूडेंट थी, ये वाली। तो आगे पढ़ें अभी। अच्छा, इसमें क्वेरी पैरामीटर्स हमने स्टार्ट क्यों किए थे? स्टार्ट इसलिए किए थे, यहाँ पे इन्होंने सर्च के लिए दिया हुआ था, तो समझ तो आया ना ये क्यों दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये अलग से चीज़ें कि भाई 10 प्रोडक्ट्स ही लाओ, लिमिट मैंने दे दी, इधर मैंने लिमिट पास कर दी, तो मैं लिमिट पास कर सकता हूँ। जैसे अगर एक डेटाबेस में 100,000 प्रोजेक्ट्स हैं, 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे सारे तो नहीं चाहिए ना। तो शुरू में मैं 10 मंगाता हूँ, फिर सी मोर पे या किसी भी और केस में हम क्या करते हैं, बाकी मंगवा लेते हैं। सॉर्ट हम करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पास करते हैं, वो हमें एज इट इज़ बैकएंड में मिल जाती हैं, उसको फिर हम इस्तेमाल करके बैकएंड वाला फिर क्या करता है, उन चीज़ों को देखते हुए डेटा बनाते हैं। एग्रीगेशन पाइपलाइंस, जी MongoDB पे ना। हाँ, वो अगर MongoDB है तो एग्रीगेशन पाइपलाइंस यूज़ होंगी। SQL है तो वो उनका अपना जो क्या होता है, उनका जो भी चीज़ होती है वो अपना उस पर सेटअप कर लेंगे। दोनों यूज़ केस पे डिपेंड करता है, दोनों सही हैं, दोनों बेहतरीन है। SQL NoSQL दोनों बेहतरीन है। अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं, आपको दोनों आनी चाहिए, दोनों, बड़ा छोटा दोनों में चलती है। Django तो बैकएंड का फ्रेमवर्क है, वो भी सही है। पाइथन आपको आती है तो आप Django करें एक्सप्रेस की जगह। सब बेहतरीन चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कोई बेकार चीज़ है, लेकिन बात यह है कि अच्छे से आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको थोड़ी सी Django आती है, थोड़ी सी आपको एक्सप्रेस आती है और आपसे किसी एक में भी नहीं होता, तो वो फिर फजूल चीज़ है। कोई भी एक चीज़ है लेकिन अच्छे से आती है, मतलब आपको मैं कोई भी एप्लीकेशन दूँ बनाने के लिए, आप बना के दे दोगे, भले PHP पे बना के दो, तो वो चीज़ होती है कि भाई, और उसकी क्वालिटी बेहतरीन हो। मतलब कि जैसे मैंने आपको छोटी सी एक चीज़ बताई टाइम आउट वाली, ऐसी हज़ारों चीज़ें होती हैं कि भाई एरर हमेशा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी मैंने रिक्वेस्ट की, सामने से कोई एरर ही नहीं आ रहा, तो पता ही नहीं चलेगा ना क्या मसला था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जस्ट अच्छी हो। यार हम इसमें ढूंढ क्या रहे थे, ऐड करना। हाँ, ये आ गया भाई, एक ऐड की रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास। इसका URL क्या है? /add। इन्होंने बोला भाई ऐड पे हम ऐड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जगह लिख देते हैं ऐड। अच्छा, और इन्होंने क्या बोला है, मेथड कौन सा होगा? पोस्ट का। तो हम क्या करते हैं, मेथड को पोस्ट कर देते हैं। और क्या करें, हम बॉडी पास करेंगे इसको। ठीक है, बॉडी में इन्होंने क्या पास किया है भाई, देखते हैं। अच्छा, बॉडी यहाँ से पास होती है इसमें, बॉडी में गए। अब ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, फॉर्म डेटा भी एक अलग, मतलब बॉडी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, हम चले जाएंगे रॉ में, और टेक्स्ट की जगह हम कर देंगे जेसन, और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसको पहले जेसन बनाएंगे। Ctrl Shift F इसमें होता है।
इसमें तब होता है, टाइटल असल में गलत है ना, टाइटल हमारा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। तुमने यूज़ किया ये, इसीलिए बोल रहे हो इसमें नहीं होता, इसमें होता तो है। अच्छा ये भी इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, हाँ इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है। किस में, किस में, ये जेसन है असल में, जेसन में हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज होते हैं, ठीक है। हाँ दोनों इन्वर्टेड कॉमा में आएंगे, और इसमें ये होता है कि ये हम एक्स्ट्रा कॉमा नहीं लगा सकते, अगर दो वैल्यूज हैं तो एक्स्ट्रा कॉमा लगेगा, इसको कहते हैं ट्रेलिंग कॉमा, ये नहीं लगेगा। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में ही लग जाता है, मसला नहीं है। तो अब हम पोस्ट करके देखते हैं। तो ये पोस्ट हो गया, इसकी आईडी आ गई, स्टेटस क्या आया, इसका क्या मतलब है, हाँ क्रिएट हो गया। तो आपको पता चल गया भाई स्टेटस कोड भी क्या चीज़ होती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है, अच्छी बात है, पूरे तफसीलात यहाँ पे लिखी हुई आती हैं। तो अभी क्रिएट हो गया, पता कैसे चलेगा क्रिएट हो गया, दोबारा गेट कर लेंगे, देखते हैं। अच्छा ये अपडेट का भी यही है, बस सेम आपने ना मेथड को चेंज कर देना है, पुट की जगह पुट कर दें, पैच कर दें, सेम है। डिलीट का भी बस ये है कि जैसे ये आपने दिया यूआरएल दिया, उसके बाद मेथड को डिलीट कर दिया, बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो ये सेम चीज़ है। बाकी आप जो बोल रहे हैं ना कि प्रोडक्ट्स को गेट कर लें, असल में गेट पे शायद आए शायद ना आए, क्योंकि ये सेव नहीं करते, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए, या क्या पता है टेम्परेरी से नहीं, ये सेव नहीं करते। मैंने इसका कोड देखा, सोर्स कोड ना, अब मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सेव नहीं करते। लेकिन तरीका यही है, तरीका यही है, चेक हम नहीं कर पा रहे, लेकिन तरीका इसका यही है कि हमने क्या कर दिया, बॉडी पास कर दी जस्ट, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अभी कोड में देखते हैं कोड में कैसे होगा ये काम। कोड में कैसे होगा, पहले आएंगे एक्सियोस पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पोस्ट का क्या तरीक़ेकार है। एग्जाम्पल्स अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, डॉट देन की भी दी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसको देखना है लाजमी। घर जाके आपने एक काम ये करना है कि एक्सियोस से रिक्वेस्ट वगैरह करनी है, और ये डॉक्यूमेंटेशन देखनी है ज़रा इसकी एक्सियोस की, ठीक है। और ये एसिंग फंक्शन में भी ये काम हो सकता है, जो जैसे हमने किया अवेट और ये सब चीज़ें। अच्छा पोस्ट की रिक्वेस्ट, हाँ ये पोस्ट की रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन आ गई, इसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट की रिक्वेस्ट आपने कैसे करनी, तो मैंने देख ली है, मुझे याद है, मैं करता हूँ इसको। अच्छा एक्सियोस से क्या होगा, गेट की रिक्वेस्ट लगेगी बाय डिफ़ॉल्ट। आप डॉट गेट भी लिख सकते हैं एक्सप्लिसिटली ये कहने के लिए कि भाई ये गेट की रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर ये ना लिखें तो भी क्या माना जाता है, खुद से गेट माना जाता है। लेकिन अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपने क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पोस्ट, और कॉमा दे के सेकेंड पैरामीटर में इसको क्या पास करूँगा, बॉडी पास करूँगा। ऑब्जेक्ट में इसको मैं बॉडी पास कर दूंगा, ये मैंने इसको डिफरेंट लाइंस में कर दिया। तो ये क्या है, पोस्ट है, पोस्ट का फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर्स, पहला तो यूआरएल पास हुआ है, दूसरा पास हुआ है एक ऑब्जेक्ट। अब इसको ये एक्सियोस खुद ही इसको बनाएगा, जो भी करेगा करना होगा ना। तो इसको ज़रा सेव करके देखें, सेव नहीं हुआ, सेव कंट्रोल एस, सेव, पोस्ट में आ गया एरर, एरर आया 401 नॉट फाउंड। क्यों नहीं फाउंड, क्योंकि ऐड लिखना था यहाँ पे। तो अब आ गया 201, 201 का क्या मतलब है, बात खत्म हो गई। आगे चलें, अभी इसमें कोई रिवीजन चाहिए आपको, दोबारा दोहराऊं मैं बात, दोहरा दें, ठीक है। अभी क्या हुआ भाई, ये जब हमने कमांड रन की यहाँ पे वेट वाली, तो ये सारी चीज़ें बन के आ गई। अब इधर हम देखते हैं, तो रिएक्ट के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर बना है, फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे इन चीज़ों के तक जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, cd फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये cd फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या करता है,
डायरेक्टली चेंज कराने का फर्क। हाँ, अगर मुझे फोल्डर के अंदर जाना है टर्मिनल से तो मैं CD करके ऐसे करके आ जाता हूँ। अच्छा, अब क्या करूँ मैं? अगली कमांड कौन सी है? npm इंस्टॉल। अच्छा, एक और बात, ये जो npm की मैंने पहली कमांड चलाई थी ना, ये आपकी पीसी में तब तक नहीं चलेगी जब तक आपके पास Node.js इंस्टॉल नहीं होगा। तो Node.js है आपके सबके पास? नहीं है तो आप क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे आके भाई सर्च करें Node.js। Node.js डाउनलोड पे जाएं। अच्छा, पैकेज मैनेजर से नहीं करना, प्री बिल्ट इंस्टॉलर से कर लो। पैकेज मैनेजर से थोड़ा मुश्किल होता है। प्री बिल्ट इंस्टॉलर क्या करेगा? वो exe दे देगा आपको, नेक्स्ट करके ना वो कर सकते हो आप। प्री बिल्ट इंस्टॉलर वर्जन कौन सा यूज़ करना है? LTS, विंडोज़ और 64 बिट। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो बस इसको डाउनलोड करोगे, नेक्स्ट करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद npm क्या करना है? इंस्टॉल। ये 3 कमांड जिसने दिए हम वो चला रहे हैं अभी। तो npm इंस्टॉल क्या करता है? हाँ, ये कुछ पैकेजेस जो हमें चाहिए इस ऐप को चलाने के लिए उनको इंस्टॉल करता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें एक फोल्डर बन गया नोड मॉड्यूल्स का। अच्छा, अब क्या करना है? अब क्या कौन सी कमांड चलानी है? npm run dev। तो इससे क्या होगा? हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सही, ये एप्लीकेशन हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? npm इंस्टॉल हर फोल्डर में करना पड़ेगा। जब भी आप नई ऐप बनाएंगे तो आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। और इसमें कोई सवाल नहीं किसी का? या तो तुम लोगों ने पहले से किया हुआ है या तो तुम लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, अभी अच्छा अभी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब भाई ये अब इतनी सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। सर ये सारे पैकेजेस हैं ना? एक मिनट, ये सारा ये इसके अंदर पैकेजेस हैं, लेकिन ये नोड मॉड्यूल्स को हम नहीं खोलते। ठीक है, ये असल में जो बैकएंड पे कोड चाहिए ना हमें इस ऐप को चलने के लिए, वो सारा रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको आपने नहीं देखना। सर ये पब्लिक src। हाँ, ये देखते हैं, ये हमारा कोड है, जो सोर्स कोड है जो चलता है। अच्छा, इसको ज़रा मैं नीचे कर दूँ टर्मिनल को। वैसे आप बेहतर ये कि CMD से यूज़ करें, अलग से CMD खोलें, VS कोड वाला ये यूज़ ना करें टर्मिनल। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन चलो अभी हमने यूज़ कर लिया तो, क्योंकि इसमें कभी कभी मसले आते हैं। इसको अगर हम उधर होस्ट करते हैं उधर गिट पे गिटहब पे, तो ये मॉड्यूल्स साथ में करने। हाँ नहीं, 2 बातें हैं। देखो, ये जो फोल्डर है ये कभी भी गिट पे पुश नहीं होता, और अगर हमने कोई चीज़ गिट पे पुश नहीं करनी तो उसका तरीका होता है हम उस फाइल का नाम git ignore की फाइल में डाल दें। पता है आपको? गिट इग्नोर का पता है, बट उसको कैसे डालेंगे? हाँ, वो ये रिएक्ट ने खुद से किया हुआ है यहाँ पे ना। रिएक्ट ने खुद से नोड मॉड्यूल्स को git ignore में डाला हुआ है, और ये हम पुश नहीं करते उधर गिटहब पे। और इसको होस्ट करने का तरीका जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको भी हम अभी देखते हैं कैसे होस्ट होती है। सर आप कह रहे हैं इसको CMD से नहीं चलाना? तो नहीं, मैं कह रहा हूँ VS कोड वाले टर्मिनल से ना चलाओ, बेहतर होगा। अलग से CMD खोल के चलाओ। तो उसको सर क्या कमांड लिखनी पड़ेगी? सेम कमांड है, मैं करके दिखाता हूँ। इसको मैंने कट किया, इसको मैंने बंद किया। यहाँ पे जैसे है ना, यहाँ पे इधर है ना मेरा प्रोजेक्ट, तो इधर मैंने खोला CMD, और कमांड कौन सी? npm run dev। ये कमांड्स मैं आपको लिख के दे दूंगा कौन कौन सी कमांड्स है ना, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेव किया तो ये दोबारा इसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सर कट के लिए क्या शॉर्टकट था? कंट्रोल सी से कट हो जाता है ये, और दोबारा मैंने npm run dev किया, ये चल गया। अब ये बता रहा है कि आपका जो लोकल होस्ट मतलब के इस URL पे आपकी ऐप चल रही है, ये लाइव सर्वर समझ लें आप। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके ब्राउज़र पे पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने ये। ठीक है, तो ये ऐप मेरी चल रही है। अब ये कुछ बना हुआ आ रहा है यहाँ पे पहले से, इसको हम देखते हैं बाद में। और क्या है? अच्छा, ये देखें बहुत सारी फाइल्स आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, इधर आके एक एक करके फाइल्स को डिलीट कर देना है फ़िलहाल के लिए, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। इसको भी आप पहले डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, और किसको डिलीट, इसको भी डिलीट कर दें।
एसेट्स के अंदर ये जो है ना, ये रिएक्ट की एसवीजी है, इसको भी आप डिलीट कर दें। लोगो डिलीट के बटन से, हाँ डिलीट का बटन है ना कब कीबोर्ड पे, उसको प्रेस करो हो जाएगा डिलीट। तो ये CSS है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और इसको रहने देता हूँ। चलो सारा का डिलीट ना करें, अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कितने एरर आए। नहीं वो लोड हो रहा है अभी, CSS नहीं है इसलिए एरर आ सकता है। बस ये देखो लोड हो रहा है, कुछ मसला है इसमें। दोबारा इस लिंक को खोलते हैं। क्या मसला हो गया, कुछ ज़्यादा ही डिलीट कर दिया। स्लो तो नहीं, स्लो तो हटा दिया था ना हमने। कंसोल अभी आया ही नहीं है। स्लो हटा दिया था हमने। अच्छा अभी मैंने सर्वर बंद कर दिया है। अब मैं दोबारा इसको ज़रा npm run dev करता हूँ। अच्छा रीऑप्टिमाइजिंग डिपेंडेंसीज बिकॉज लॉग फाइल हैज चेंज। करो आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। आ गया एरर आ गया। अच्छा यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। हाँ अच्छा इसके अंदर भी जो कोड, आप एक काम करें ऐप को भी डिलीट कर दें, ठीक है, बिल्कुल साफ कर दें। अब इस ऐप की जगह आप क्या लिख दें, एक h1 डालें यहाँ पे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये h1 यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। ऐप पे एरर है, हाँ ऐप इंपोर्ट नहीं करनी। असल में ऐप डिलीट हो गई ना, हम ऐप को इंपोर्ट कर रहे हैं तो एरर देगा। बोलेगा भाई ऐप तो है नहीं, आप इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हो। तो उसको हम हटाते हैं, सेव करते हैं और दुआ करते हैं चल जाए। फ़र्क तो कोई नहीं होगा। टर्मिनल अच्छा क्या मतलब, वो भी तो बैकग्राउंड में यही यूज़ करता है। अच्छा अब मैं ये दोबारा इस टर्मिनल को कट करके ना दोबारा ज़रा करता हूँ npm run dev। हटाया तो ये आ गया, हाँ अब सही आ गया। तो ये नेम यहाँ पे आ गया। अच्छा नेम कहाँ से आ गया, इसको ज़रा हम देखते हैं। तो ये भाई यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने शायद क्रिएट एलिमेंट वगैरह चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी ना। अच्छा इसमें ये क्या करता है भाई, रिएक्ट हमारे कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करता है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी, ये उसे ब्राउज़र पे रेंडर कर देता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपने इनर HTML वगैरह पढ़ा था और गेट एलिमेंट बाय ID। अब हमें सारी चीज़ें गेट करनी पड़ती हैं, उसको सेट करना पड़ता है। यहाँ पे रिएक्ट में ऐसा कोई काम नहीं है। ये सारे हमारे काम रिएक्ट खुद से बैकग्राउंड में हैंडल कर लेता है हमारे लिए। कंपाइल करके एक पेज में, हाँ वो दिखा देता है खुद से। और वो ये गेट वाले काम खुद से सारे करता है हमारी बिहाफ पे ना। और उसमें एक और फ़ायदा क्या है कि जैसे एक अगर मैंने 100 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं अपनी वेबसाइट पे, मैं कैसे दिखाऊंगा, लूप चलाऊंगा, एक लूप चला के इनर HTML करूंगा। अब उसका नुकसान ये है कि 100 प्रोडक्ट्स हैं और वो सारे इनर HTML से मैंने ऐड किए। एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, रिएक्ट उसको इतने ऑप्टिमाइज तरीके से करता है कि वो बहुत जल्दी स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। दूसरा मसला ये कि 100 प्रोडक्ट्स थे, 101 प्रोडक्ट्स हो गए, एक प्रोडक्ट और ऐड हुआ। तो इनर HTML पे तो लूप पे तो क्या होगा, सारे दोबारा ऐड होंगे, पहला भी दोबारा ऐड होगा, दूसरा तीसरा, तो उस पर तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ ऊपर से चलता हुआ आएगा। रिएक्ट क्या करता है कि वो देखता है, अच्छा रिएक्ट ने एक चीज़ होती है वर्चुअल डॉम बनाया हुआ है, तो ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसकी एक कॉपी बनाई हुई है। अब वो कॉपी में सारे प्रोडक्ट्स ऐड करता है। अब वो देखता है कि डिफरेंस किस में है, बोलता है 100 तो सेम है, एक का फ़र्क है, तो वो सिर्फ एक को अपडेट करता है, वो सबको अपडेट नहीं करता। ठीक है, ये समझ आया? नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, रिएक्ट पे काम करना आना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे अभी हो क्या रहा था
पहले ये हो रहा था कि ऐप के अंदर से जो कोड है ना वो इसमें आ रहा था, ठीक है, इधर रेंडर हो रहा था। हमने यहाँ पे डायरेक्ट H1 दे दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं ऐप नाम का, किसी भी नाम का फंक्शन हम बना सकते हैं, लेकिन हमने ऐप बना दिया। अच्छा, इसको भी मैं हटाता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूंगा, ऐप नाम का। अब ये जो ऐप है ना ये क्या है, अभी तो ये फिलहाल फंक्शन है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर से HTML रिटर्न करूं तो ये क्या बन जाएगा, एक कंपोनेंट बन जाएगा। अच्छा, कंपोनेंट क्या चीज़ है भाई, कुछ भी नहीं है कंपोनेंट यार। रिएक्ट में फंक्शन को कंपोनेंट कहते हैं, फंक्शन को नहीं, उस फंक्शन को जो HTML रिटर्न करे। FUNC फंक्शन रिएक्ट में क्या कहते हैं, रिएक्ट में फंक्शन को कंपोनेंट कहते हैं, सही। अच्छा, तो एक मैंने ये फंक्शन बनाया था, अब इससे HTML कैसे रिटर्न करवा सकते हैं हम, जैसे मैं H1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग लिख दिया, तो ये HTML है। इसको मैं सेव करूँगा तो ये चल गया। ये कैसे चल गया, ये पूरा फंक्शन था, अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, H1, तो ये H1 इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर हम और क्या कर सकते हैं, UL बना लेते हैं, UL के अंदर LI बना लेते हैं, ये पता है ना, लिस्ट वगैरह। अच्छा, तो इसके अंदर हम ये कुछ टैग्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, UL के अंदर मैंने कुछ टैग्स डाल दिए, तो इसको मैं सेव करूँगा, ये सिंपल यहाँ पे शो हो जाएंगे, इसमें तो कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब एक इसमें हमें रिएक्ट में हमारे पास क्या फीचर अवेलेबल होता है कि जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट टेस्ट इज इक्वल टू अपना नाम रख दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू अगर प्रिंट करवानी है, कैसे प्रिंट होगी, टेस्ट की, मैं यहाँ टेस्ट लिख दूँ, क्या करूँ, नहीं, डॉलर का साइन नहीं लगेगा, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे, वो जावास्क्रिप्ट में होता है। तो ये डॉलर का साइन नहीं लगेगा, डॉलर का साइन मैं हटा देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स जब लगती हैं तो क्या होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो अब मैंने टेस्ट लिखा, तो लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सिद्धार्थ क्यों आ गया, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है कि अंदर की जो, हाँ, HTML के दरमियान में जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या जावास्क्रिप्ट में HTML लिख रहे हैं, असल तो ये। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5+5 तो क्या आएगा, शाब भाई क्या आएगा, स्क्रीन पे क्या आएगा, पहले से ज़्यादा आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5+5। अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ 5+5 तो क्या आ जाएगा, 10 क्यों आ जाएगा, कैलकुलेशन 10 आ गया। आप देखते हैं 10 क्यों आ गया भाई, मैंने आपको ये बात बताई कि HTML के अंदर ये जो रिटर्न वाली HTML है, इसके अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में आएंगे तो अंदर की जो चीज़ है वो इवेल्युएट होगी। इवेल्युएट मतलब जावास्क्रिप्ट उससे पहले रन करेगा, उसकी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको ला के फिर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ 5+5 था तो क्या आ गया, 10 आ गया, क्योंकि पहले जावास्क्रिप्ट ने इसको कैलकुलेट किया, जो जवाब बन रहा था उसको प्रिंट करवाया। अच्छा, अगर मैं यहाँ गोल ब्रैकेट डाल दूँ ऐसे, फिर अब सेम रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ किस लिए था, कर्ली ब्रैकेट्स के लिए। अगर मैं एक और कर्ली ब्रैकेट डाल दूँ तो क्या होगा, एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पे मसला नहीं है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट भले जितनी मर्जी डालता जाऊँ, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो इसमें अच्छा ऊपर वाली लाइन बंद करके करना पड़ेगा।
तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मसला नहीं है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स में मसला आ गया। क्यों आ गया, कोई बता सकता है? वो समझ रहा ऑब्जेक्ट है ये। हाँ ये भी बात है, लेकिन असल में एक कर्ली ब्रैकेट का मतलब था ये जावास्क्रिप्ट है। अब इतना अगर मैं ये चीज़ जो है अगर कहीं भी चलाऊँ जहाँ जावास्क्रिप्ट चल सकती है, तो इसने तो खैर कर दिया, लेकिन इस पर अब ये शायद 2 में मसला करेगा। 2 में भी मसला नहीं कर रहा है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का ही एरर है। चलो इसको भी देख लेते हैं। चला नहीं, ये एरर दे रहा है भाई। स्टाइल के लिए भी देगा ना। हाँ मतलब इस फॉर्मेट में से वो डबल कर्ली ब्रेस पे ना वो हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट में 2 दफ़ा इनिशियलाइज किया गया है HTML के अंदर। वो तो बहुत सारी चीज़ें समझ सकता है, असल में ये इवेल्युएट नहीं हो रहा ना फंक्शन। लेकिन बात यही है कि ये ब्राउज़र क्यों चल रहा है। ब्राउज़र में वो डायरेक्ट HTML वो जावास्क्रिप्ट को गेट कर रहा है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो हो गया। यहाँ पे हमने क्या चीज़ देख ली, एक हमने वेरिएबल को प्रिंट करना देख लिया, टेस्ट कैसे प्रिंट होगा, तो ये टेस्ट की वैल्यू प्रिंट हो गई। दूसरा हमने क्या देख लिया, 2 नंबर्स को ऐड कर लिया। अच्छा, उसके अलावा JSX में क्या होता है और क्या चीज़ है JSX में सीखने वाली इम्पोर्टेंट चीज़? अच्छा, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं, एक हम बात करते हैं आज यूज स्टेट पे ना, क्योंकि अच्छा बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो मैंने कवर अप करवाई हुई हैं। उसकी ना 3 वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, मैं लिंक दे दूँगा आपको। उसमें आप JSX के बारे में तफसील से जान सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने यूज स्टेट नहीं पढ़ाया ना, तो आज यूज स्टेट को देख लेते हैं। यूज स्टेट क्या चीज़ है? अच्छा, इसमें अब ये बात ये है कि जैसे वेरिएबल तो बन गया, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंटर का। इसमें मैंने शुरू में मिसाल के तौर पे रख दिया 0 और एक वेरिएबल बनाया COUNTER काउंटर, और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ये आ गया हमारा काउंटर। इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा, ये पता नहीं UL अभी तक क्यों बना हुआ है, लेकिन चलो बना हुआ है। इसको सेव करते हैं, इधर आते हैं, तो ये 0 आ रहा है यहाँ पे ना। अब मैं चाहता हूँ भाई 1-2 बटन भी बना देते हैं, वैसे ये LI में नहीं आएगा, इसको भी कमेंट आउट करें। अच्छा, कमेंट आउट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। डिव से पहले 2 बनाते हैं बटन, एक ऐड का माइनस का, 2 बटन। अभी ये क्या हो गया, 2 बटन बन गए, ऐड और माइनस का। मैं चाहता हूँ इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए। माइनस पे मैं क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू कम हो जाए। ठीक है, ये काम कैसे हो सकता है इसमें? ये काम ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, एक तो हम ये करेंगे, बटन पे लगाएंगे ऑन क्लिक का फंक्शन। अच्छा, इसमें अब बात ये है थोड़ी सी, गोल्ड ब्रैकेट ये और ये ऐसे करके। अच्छा, बात इसमें समझने में, अब मैं इसमें कंसोल लॉग लगा सकता हूँ ऐसे? मुझे ये बताओ कि भाई मैं इधर लगा दूँ ऐड बटन इज प्रेस्ड, ये चलेगा? फंक्शन प्रोवाइड करता है, फंक्शन के अंदर डालेंगे तो चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा? फंक्शन के अंदर नहीं डाला ना। नहीं, वजह नहीं, ये वजह सही नहीं है। ये चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं चलेगा? चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा। अब कौन बताएगा क्यों नहीं चलेगा? देखो, आपने बताना होगा फंक्शन में क्या करना है। सर क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अपने ऑन क्लिक पे वो चीज़ कॉल होनी है, हम उसको यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं साथ। बिल्कुल सही बताया आपने, इसमें आएगा। अच्छा देखो, इसमें डायरेक्ट आ गया, इसमें डायरेक्ट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जैसे ही वो इस लाइन पे आया
उसने देखा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, उसने फंक्शन को कॉल कर रहा, और जो फंक्शन की रिटर्न वैल्यू थी, क्या रिटर्न इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है कंसोल डॉट लॉग की? नहीं, इसकी रिटर्न वैल्यू होती है अनडिफाइंड। रिटर्न वैल्यू ये है। तो इसने जो चीज़ रिटर्न की ना वो यहाँ पे ऐसे आ गई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई फंक्शन जब कॉल होते हैं तो जो चीज़ वो रिटर्न करते हैं वो वहीं पे आ जाती है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, तो अनडिफाइंड असाइन हो गया ऑन क्लिक पे। अच्छा, इसको ज़रा मैं अंडू करूँ, इसको अब ज़रा इसको क्लियर करें। रिफ्रेश किया तो ये डायरेक्ट आ गया, और मैं अगर ऐड का बटन क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। सही है। अब इसका क्या हल है? एक फंक्शन बनाए, हाँ एरो फंक्शन भी लगा सकते हैं। एक फंक्शन बनाए हम, ठीक है, एक फंक्शन हम बनाए, एक फंक्शन बन गया, इसके अंदर मैंने फंक्शन दिया, ऐसे करके पूरा फंक्शन है। इसको मैं अगर सेव करूं और इधर आऊं तो अब ये ऐड का, अब ये डायरेक्ट नहीं आ रहा। मैं रिफ्रेश करूं तो डायरेक्ट कुछ नहीं आ रहा, ऑन क्लिक पे ये चल रहा है, क्लिक करने में चल रहा है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या हुआ है। हमने बोला भाई ये फंक्शन है, ठीक है, ये हमने इसको पास कर दिया, तो हमने अब इसको ऑन क्लिक को फंक्शन चाहिए, ऑन क्लिक को अनडिफाइंड नहीं चाहिए था। पहले तो अनडिफाइंड मिल रहा था ना, अब ऑन क्लिक को क्या मिला? फंक्शन मिला। अब ये फंक्शन कौन कॉल करेगा? रिएक्ट।